हेलो डियर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आर.के. सूर्यवंशी आज आपके लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी डिस्कशन सेशन लेकर आया हूं। यूपी पीसीएस प्री का एग्जामिनेशन 24 अक्टूबर को है। लास्ट मोमेंट पर आप सभी लोग कुछ घबराहट और कुछ विशेष प्रकार की चिंता से युक्त हो जाते हैं। आखिर क्या करें 15 दिन पहले से कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। ये सेशन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम देना चाहते हैं, और अगर कहीं कोई गड़बड़ी रह भी गई है तो लास्ट 15 डेज में ऐसा क्या करें कि सफलता सुनिश्चित हो जाए। इसी विषय पर यह फोकस्ड है। मैंने अपने पिछले 26 साल के करियर में यह महसूस किया कि कई बार बहुत योग्य विद्यार्थी, बहुत मेहनत करने वाला विद्यार्थी, साल भर लगातार पढ़ने वाला विद्यार्थी यदि लास्ट मोमेंट के रिवीजन पर ध्यान नहीं देता तो अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो जाता है। और कई बार ऐसे विद्यार्थियों को भी हमने देखा जिन्होंने साल भर तो बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की, लेकिन लास्ट मोमेंट के रिवीजन पर उन्होंने कुछ उन चीज़ों पर फोकस कर लिया जहां से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, तो साल भर कम पढ़ने के बावजूद उनका प्री में सिलेक्शन हो गया। नो डाउट मेंस उससे इफेक्टेड होता है, ऐसे लोग मेंस में कम क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन अगर आपकी मेंस की तैयारी पहले से अच्छी है और आपको हर हाल में इस बार का प्री पास करना है तो ये सेशन सिर्फ आपके लिए। विशेष रूप से ध्यान देंगे। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ये एक स्ट्रेटजी डिस्कशन फॉर यूपी पीसीएस 2021 का सेशन है। What do you do before 15 days of your preliminary examination? ये सेशन आपको 15 दिन पहले से अपने यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में क्या करना है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है। अगर आप ये वीडियो थोड़ा लेट से भी देख रहे हो, 15 दिन के बजाय 10 दिन भी बचा रह गया हो, 5 दिन भी बचा रह गया हो, तो भी आपके लिए उतना ही इफेक्टेड होगा, क्योंकि हम इसमें टाइम मैनेजमेंट के साथ इसे क्लब नहीं कर रहे हैं। हम फोकस कर रहे हैं कि इतनी चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर पहुंच जानी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, समय कम लेंगे और एग्जामिनेशन है तो ज़्यादा समय यूट्यूब पर आप न बर्बाद करें। आपको सिर्फ यहाँ से मार्गदर्शन मिल जाएगा, फिर आप पढ़ने के टेबल पर बैठ जाए। चलिए इसे स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, हम जरा उस विषय पर आपसे बात कर लेते हैं। सबसे पहला, अगर हम प्री एग्जामिनेशन की बात करें, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, तो इसके दो पार्ट हैं। एक है जीएस और दूसरा है सीसैट। हम पहले जीएस विषय पर बात करेंगे। जीएस विषय में अप्रॉक्स 7 to 8 सब टाइटल्स हैं जिन्हें आपको ध्यान से तैयार करना है। हम एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे और हर सब्जेक्ट के बारे में आपसे बात करेंगे। नंबर 1 इज इंडियन हिस्ट्री। केवल हिस्ट्री लिखा है, लेकिन आपके लिए इंडियन हिस्ट्री एक विषय, भारत का इतिहास। लास्ट मोमेंट पे 15 दिन में क्या क्या पढ़ लें, जल्दी जल्दी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सब के बारे में भी चर्चा करेंगे विद इन अ मिनट। दूसरा, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी लास्ट मोमेंट पर क्या क्या पढ़ लें ये ध्यान देंगे। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी लास्ट मोमेंट पे क्या क्या पढ़ ले, जिससे कि ज्यादा नहीं करना। आपको हर सब्जेक्ट में सिर्फ 2 क्वेश्चन बढ़ाने हैं। ज्यादा के लिए अगर आप मेहनत करेंगे तो फेल हो जाएंगे। जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया। मैं पढ़ने की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो लास्ट मोमेंट पर अगर आपको सब्जेक्ट का बेस नहीं भी पता है तो आप कहां से 2 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, सिर्फ उस विषय पर आज बात होगी। नेक्स्ट, इंडियन पॉलिटी के साथ साथ इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट में क्या पढ़ लिया जाए लास्ट मोमेंट पे कि हमारे 2 क्वेश्चन बढ़ जाए। अगर हम बात करें तो जनरल साइंस लिखा है, केवल जनरल साइंस, लेकिन वो टेक्नोलॉजी भी पूछता है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपके एग्जाम में ज्यादा नहीं 2 क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं यहां से। और वो 2 क्वेश्चन बढ़ाने, कोई टेक्निकल साइंस की जरूरत नहीं है। अभी आप देखिएगा, मैं आपके सामने सरसरी निगाह से बताता चला जाऊंगा, बस इसके लिए आपको कंटिन्यूएशन बनाए रखना पड़ेगा। क्योंकि स्टार्टिंग से हम चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करके आपके बीच में लेकर के आएंगे।
जनरल साइंस के बाद अगला टॉपिक आएगा जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर बेस्ड होगा। यहां ऐसा क्या पढ़ लिया जाए कि ज्यादा नहीं 1 या 2 क्वेश्चन हमारे बढ़ जाएं। चलिए, इसके अलावा करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का ही पार्ट है यूपी स्पेशल। इतनी चीजें तो हमें अपने जीएस के पार्ट में तैयार करनी है। हम पहले जीएस वाले हिस्से पर फोकस करते हैं, फिर जो सेकेंड हमारा सेशन होगा उसे हम लोग फोकस करेंगे सी सेट पे, क्योंकि अगर मुझे आज समय कम मिला तो एक और सेशन आपके लिए ले लूंगा सी सेट पर, जिससे हम चीजों को क्लियर करा सकें। राइट, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। एक नेक्स्ट पेज लेते हैं और बात करते हैं केवल इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री, इसके 3 पार्ट हैं। अब हम हिंदी पे आ जाते हैं, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं। हम इंग्लिश के बच्चों को साथ में इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। प्राचीन भारत, इट मींस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सेकेंड पार्ट इज मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। एंड थर्ड वन इज आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारत में आप लोगों से गलती क्या हो रही है पढ़ने में? आप पूरा एंशिएंट इंडिया पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पूरे एंशिएंट इंडिया के बजाय मैं कुछ विषय आपको फोकस कराने की कोशिश कर रहा हूं। जरा ध्यान दीजिएगा कि जहां से सवाल अधिकतम आपको मिल सकते हैं। सबसे पहला विषय उठाइएगा धर्म। ठीक, धर्म में वैदिक धर्म का हिस्सा और वैदिक साहित्य से संबंधित सवाल यूपी में आपसे 1-2 जरूर पूछ लेता है। वैदिक धर्म के साथ साथ आपको सबसे ज्यादा सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी हर साल जरूर पूछ लेता है, वो है बौद्ध धर्म से संबंधित सवाल। जब बौद्ध धर्म पढ़िएगा तो बौद्ध धर्म के साहित्य भी आपको पढ़ना है, इसीलिए हम धर्म के साथ दूसरा शब्द यहां पर जोड़ रहे हैं, साहित्य। अब इसमें 2 पार्ट में रख देते हैं। एक होगा धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, और दूसरा होगा लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्यों में वैदिक धर्म से संबंधित वेद और उपनिषद, सिर्फ 2 साहित्यों पर ध्यान करिएगा। वेद और उपनिषद हिंदू धर्म साहित्यों में पढ़ लीजिएगा। बौद्ध धर्म में पाली भाषा के साहित्य, त्रिपिटक हो या उसके बाद में लिखे गए पाली भाषा के साहित्य हो, या प्रथम शताब्दी ईस्वी और उसके बाद लिखे गए संस्कृत भाषी साहित्य हो, इन सब से सवाल पूछता है। और अगर आपने मेरा क्लास देखा हो, YouTube पर ही हमने आपको क्लास दे रखा, आप सर्च कर लीजिएगा, तो बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म साहित्य पर हमने क्लास आपको दिया है, तो आपको वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, अगर आप मेरे रेगुलर क्लास में होते तो हम ऐसे विषयों की अलग से नोट्स आपको बनवा देते हैं, जो लास्ट मोमेंट की रिवीजन के काम आते हैं। अब अभी नहीं किया तो घबराने की अभी बात नहीं। अभी आप केवल जिस भी सोर्स से आप पढ़ते ना, आप उसे पढ़ लें। हो जाता है तो बहुत अच्छा, मेंस के लिए तैयारी कराएंगे। नहीं तो 24 अक्टूबर को प्री देने के बाद एक बार फिर से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सब्सक्राइब करेंगे प्लस कोर्स, और तब 0 लेवल से एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न को हम लोग उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीपीएससी हो या यूपीएससी हो या बिहार हो या एमपी हो, वो सब में काम आएगा। तो अभी मैं बात कर रहा था धर्म। धर्म में आपको हिंदू धर्म पढ़ना है, हिंदू धर्म में वैदिक धर्म पढ़ना है, वैष्णव पढ़ना है, शैव पढ़ना है, शाक्त धर्म पढ़ना है। ठीक, अन्य धर्मों में आपको बौद्ध पढ़ना है, जैन पढ़ना है, आजीवक पढ़ना है। बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं महायान, हीनयान। महायान के 2 पार्ट हैं। महायान के 2 पार्ट विज्ञानवाद, शून्यवाद, और हीनयान के 2 पार्ट वैभातिक, सौत्रांतिक। फिर इनका एक तंत्रयान है, यानी तंत्र मंत्र से संबंधित बौद्ध धर्म है, जिसको वज्रयान कहा जाएगा। फिर 10वीं से 12वीं शताब्दी में कालचक्रयान और सहजयान, ये बौद्ध धर्म की शाखाएं। इन सबसे यूपीपीएससी ने सवाल पूछा है। सबसे ज्यादा किसी धर्म दर्शन पर, धर्म के साहित्य पर अगर सवाल पूछा गया तो वो है बौद्ध।
और इन सब की चर्चा मैंने इसी यूट्यूब सेशन में कर दी। केवल बौद्ध की चर्चा की, बाकी धर्म की चर्चा नहीं की, क्योंकि क्विक रिवीजन सेशन चल रहा था। तो कोई एक सेगमेंट में उठाता हूं और उसका पोस्टमार्टम करके आपके बीच में रखता हूं कि कैसे कैसे सवाल आपको पढ़ने चाहिए। तो आपको धर्म पढ़ना है, इसमें हिंदू धर्म, बौद्ध, जैन और आजीवक। इसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बौद्ध धर्म। अब इसका आपको ध्यान रखना है। धार्मिक साहित्य भी आप पढ़ेंगे तो वैदिक साहित्य पढ़ेंगे, जिसमें से दो साहित्य महत्वपूर्ण है, वेदों के बारे में जानकारी और दूसरा उपनिषदों के बारे में जानकारी। ठीक ना। अब वेदों के बारे में जानकारी से कुछ सैंपल क्वेश्चन बताता चलूं जिससे आप रिकॉल कर सकें। आपने मेरा पिछला क्लास देखा होगा, उसमें मैंने स्टेजेस ऑफ स्टडी सिखाया है। वहां से सीखिए कि किसी टॉपिक पे कमांड कैसे किया जाता है। अभी इस समय पढ़ने का तो वक्त है नहीं। 4 वेद हैं, हर वेद के उच्चारण करता आचार्य का नाम पूछा जाता है। जैसे ऋग्वेद का सस्वर उच्चारण करने वाले ऋषि को होता या होत्री कहते थे। यजुर्वेद के सस्वर उच्चारणकर्ता को अधर्वयु कहते थे। उद्गाता कहते थे सामवेद के सस्वर उच्चारणकर्ता को, ब्रह्मा कहते थे अथर्ववेद के सस्वर उच्चारणकर्ता को। क्या करेगा, सुमेलित करने को दे देगा, 4 वेद लिख देगा, सस्वर उच्चारणकर्ता कर देगा और मिसमैच कर देगा। ठीक, इसको पढ़ने में 1 मिनट लगता है। रिवीजन करना है तो एक सवाल आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है, अथर्ववेद भाग नहीं है। अगर आपने पहले से ऐसे शॉर्ट नोट बना रखे हैं तो इन्हें रिवीजन करने में हार्डली 1 घंटा लगेगा पूरे धर्म के विषय को। धर्म पढ़ें, साहित्य पढ़ें और अब आ जाएं स्थापत्य पे। स्थापत्य में 3 चीजें, मूर्ति कला, अभी हमारा सेशन चल रहा है, स्पेशल क्लास हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते हैं अनअकैडमी की तरफ से। अगर आपने कोई कोर्स नहीं लिया है तो भी अनअकैडमी आपको बहुत सारी मदद यूं ही करता है। हमारा स्पेशल क्लास सर्च कर लीजिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, विदाउट रजिस्टर्ड बच्चों का है। वहां पर अभी मैं इन्हीं विषयों पे चर्चा कर रहा हूं। मूर्ति कला आज ही की है, कल फिर करूंगा। टाइमिंग 7:30 to 8:30 के बीच में। अब मूर्ति कला के साथ साथ हम दूसरे विषय की अगर बात करते हैं, मूर्ति कला के साथ साथ दूसरे विषय की अगर हम बात करते हैं तो ये विषय आपके बीच में आएगा और वो विषय कहलाएगा स्तूप, साथ में मंदिर। इस तरह की विशेषता आपको यहां पर करनी। अब अनअकैडमी आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर रहा है तो क्यों ना एक बार आपके बीच में उन सभी विषयों की हम चर्चा कर लें। जल्दी से हम अनअकैडमी के उन क्रियाकलापों की चर्चा जल्दी से 5 मिनट के अंदर आपके बीच में कर लें, जिससे आप उन चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकें। विद इन मिनट आपके बीच में आते हैं। विद इन मिनट जरा हम उस इंफॉर्मेशन को आपके बीच में शेयर कर दें कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं वो यूपी पीएससी का और यूपी ट्रिपल एससी का एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बेहतर तरीके से संपन्न करा दी जाती है। आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहें तो बड़ा सिंपल है, आप इसके एक ऐप को अपलोड करें, अपने में डाउनलोड कर लें, स्टार्ट करें लर्निंग प्रोसेस। इसके लिए आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करने हैं, आपको अपने गोल को सेलेक्ट करना है और अपने पसंदीदा एजुकेटर से बस अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी।
अपने कन्वीनियंस से जब चाहिए, जहां चाहिए, लाइव या रिकॉर्डेड, जैसा क्लास चाहिए पढ़ लीजिए। बेस्ट एजुकेटर से पढ़िए, करिस्पॉन्डेंस प्रोग्राम से लेते रहिए, स्ट्रक्चर पेडागोजी का इस्तेमाल कर लीजिए। इवेंट्स के हिसाब से आप वर्कशॉप सेशन, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लासेस के माध्यम से, अनलिमिटेड क्विजेस के माध्यम से और स्टडी मटेरियल के साथ साथ मल्टीपल लाइव डाउट्स के माध्यम से अपनी स्तरीय पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा एग्जाम उस तरीके की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। अनअकैडमी आपके लिए स्पेसिफिक कुछ प्रोग्राम लाता रहता है जो आपके लिए बड़े यूजफुल है। फॉर एग्जांपल, एकेडमिक ऑफरिंग में लगभग 15,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं, जिसमें वीकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी हैं, आपको मेंस के सब्जेक्टिव टेस्ट भी हैं विद मॉडल आंसर्स जो 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर बेस्ड है। अब इससे संबंधित जानकारी के लिए 12 महीने का अगर आप कोर्स लेते हैं तो 3 महीने एक्स्ट्रा पढ़ें, 24 महीने का कोर्स लेते हैं तो 4 महीने तक एक्स्ट्रा पढ़ें। और अगर इसी तरह की सिस्टमेटिक पढ़ाई चाहते हैं जैसे कि क्लास अभी आपकी चल रही, तो आप इन चीजों को फोकस करते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे ये सब काम आगे हम बढ़ा पाएंगे, तो चलिए आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पहले हम उन विषयों पे आ जाते हैं जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक ना। अगर हम लोग मंदिर को पढ़ना चाहते हैं और मंदिर पढ़ने का हम कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, प्राचीन भारत में मूर्तिकला, स्तूप और मंदिर। अब मूर्तिकला में गांधार मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला और अमरावती मूर्तिकला, अभी अभी मैंने वो एक सेशन लिया है, स्पेशल सेशन, आप उसे देख सकते हैं। ऑलरेडी बहुत शॉर्ट में वहां चीजें आपको मिल जाएंगी। स्तूप क्यों बनते हैं, कितने प्रकार के बनते हैं, भारत में कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण स्तूप हैं, इन्हें एक निगाह से देख लीजिए। यहां से सुमिलित करने को अक्सर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगर कोई स्तूप हाल के महीनों में चर्चा में रहा हो तो जरूर से पढ़िएगा, घुमा फिरा कर वहां से सवाल पूछे जाएंगे। मंदिर 3 शैलियों में बने हैं भारत में, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। इनके प्रमुख मंदिर, उनके निर्माता और उनकी शैलीगत विशेषता पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करिएगा। अब बात करते हैं लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य में महत्वपूर्ण प्राचीन भारतीय पुस्तकें, उनके लेखकों के नाम जरूर आपको याद होनी चाहिए। अर्थशास्त्र किसने लिखी, इंदिका नाम की पुस्तक किसने लिखी, महाकवि कालिदास के महाकाव्यों के नाम क्या हैं, विष्णु शर्मा ने गुप्त काल में कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, इत्यादि। लौकिक विषय का महत्व मतलब है कि आम जीवन से संबंधित। धार्मिक विषय तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं धार्मिक साहित्यों में। लौकिक साहित्यों में आपसे सवाल, ये कला और संस्कृति के सेक्शन से यूपी सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ विषयों को ध्यान से पढ़ना चाहें तो पूरे एंशिएंट इंडिया में कुछ चैप्टर में ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान से सुनते चलेंगे। पहला प्रागैतिहास नाम का चैप्टर है, जहां से हर साल आपका यूपी कमीशन कुछ न कुछ नई खोजों पर आधारित सवाल पूछता है। यूपी में इस साल अगर प्रागैतिहासिक कोई भी स्थान उत्खननित हुए हैं जो करंट अफेयर्स के दौरान हम लोग आपको पढ़ाते हैं, तो वहां से उन चीजों को केवल अपडेट कर लीजिएगा, बाकी पुराना आपने पढ़ रखा है। सिंधु सभ्यता से रिलेट कर बहुत सी नई खोजें आ रही हैं, बस उन नई खोजों पर आपका ध्यान होना चाहिए। ट्रेडिशनल चीजें अब यहां से नहीं पूछ रहा है, बचिएगा। वैदिक सभ्यता को लेकर सुनौली की नई खोज आई है, उस पर सवाल पूछेगा। और अगर यहां से कुछ पूछेगा तो सिर्फ 2 चीजें हैं जहां से सवाल पूछ रहा है, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन। सामाजिक जीवन में 16 संस्कार से संबंधित कोई सवाल पूछ लेगा, विवाह की पद्धति पर आपसे सवाल पूछ लेगा, या पुरुषार्थ पर आपसे सवाल पूछ लेगा। बाकी सामाजिक जीवन पे मत डिटेल पढ़िए। विवाह, 16 संस्कार, आश्रम और पुरुषार्थ व्यवस्था, 3 चीज केवल वैदिक काल के समाज से पढ़ लें। धार्मिक जीवन में ऋग्वैदिक धर्म से ज्यादा उत्तर वैदिक कालीन कर्मकांडों पर सवाल आपसे पूछ लेता है। जैसे कौन सा ऐसा कर्मकांड था जिसमें शराब चढ़ाई और प्रसाद के रूप में पी जाती थी, कौन सा ऐसा कर्मकांड था, कौन सा ऐसा यज्ञ था जिस दौरान सोमरस का पान किया जाता था, और ये सब आपसे पूछा गया है। वाजपेयी यज्ञ में सोमरस का पान होता था, जबकि सौत्रमणि यज्ञ में इंद्र की पूजा होती थी, उसे शराब चढ़ाई जाती थी और प्रसाद स्वरूप पिया भी जाता था। 1-1 मिनट का सवाल है, यहां से सवाल आपसे पूछ रहा है। वैदिक काल के बाद महाजनपद काल,
महाजनपद काल खासकर उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं से, क्योंकि बहुत से महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। कौशल महाजनपद उत्तर प्रदेश में है, मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश में है, वत्स महाजनपद उत्तर प्रदेश में है, काम्पिल्य का जो क्षेत्र है जिसे हम लोग महाजनपद के रूप में देखते हैं, वो भी आपसे यहीं पर पूछा जाएगा। सूरसेन मथुरा यहीं पर है, चेदी बादा के आसपास का क्षेत्र यहीं पर है, काशी महाजनपद इसी क्षेत्र से संबंधित है। 16 महाजनपदों में से 6 से 7 महाजनपद सीधे सीधे यूपी से जुड़े हुए हैं। उनसे संबंधित कुछ सवाल, यूपी में बहुत सारे गणतंत्रात्मक स्थान मिले हैं, जैसे मल्ल महाजनपद से सवाल पूछा गया तो वो भी यहीं से महत्वपूर्ण है। तो महाजनपद काल में खासकर महाजनपदों और गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर आप निगाह रखिएगा। यूपी में यहाँ से विशेष सवाल है, वैसे कमीशन क्या पूछ ले बताना बहुत मुश्किल होता है। आगे बढ़ते हैं। महाजनपद काल के बाद आपको अगर एंशिएंट इंडिया में किसी पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है तो वह है मौर्य काल। मौर्य काल के प्रशासनिक पदों पर और अशोक के अभिलेखों पर फिर 2 चीज केवल ध्यान दीजिए। मौर्य काल में प्रशासनिक पद, मौर्य काल में प्रशासनिक पद और अशोक के अभिलेख, सिर्फ 2 चीजों को पढ़ लीजिएगा, यहीं से ज्यादातर सवाल आपको मौर्य काल में मिल जाएंगे। उत्तर मौर्य काल में उत्तर मौर्य काल के हिस्से में सिक्कों से केवल सवाल आपके लिए हैं। तो कुछ सिक्कों के बारे में और दूसरे सिक्कों के सवाल गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल के सिक्कों पर और खासकर कुछ अभिलेखों पर ध्यान कर लीजिएगा। और एंशिएंट इंडिया में आप दक्षिण भारत में 2 हिस्सा केवल पढ़िएगा, संगम और चोल को। एंशिएंट हिस्ट्री में यहीं से सवाल आएंगे। सवाल कितने आएंगे? 5 से 7, मैक्सिमम 10 सवाल। अगर सबसे एक सवाल भी आया तो 10 सवाल पूरे हो गए। इस तरीके से आपको चीजों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करना है। अब टाइम कितना बचा है? 15 दिन। तो आपको अपने आवर्स को सेट करना है टाइम प्लानिंग के साथ, जो मैं अगले सेशन में आपके बीच में शेयर करूंगा कि आप इन विषयों को टाइम के साथ प्लान करिए। ऐसा ना हो कि आप हिस्ट्री खूब पढ़ते रहें, क्या फर्क पड़ेगा? हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाएंगे, लेकिन साइंस, ज्योग्राफी और पॉलिटी खराब हो गया तो फिर प्री गड़बड़ हो जाएगा। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत में बहुत ज्यादा चीजें नहीं, आपको केवल दिल्ली सल्तनत में प्रशासन से संबंधित कुछ जानकारी और स्थापत्य की जानकारी और साथ साथ भाषा एवं साहित्य की जानकारी। सिर्फ दिल्ली सल्तनत से 3 चीजें, कुछ प्रशासनिक पदों के नाम, कौन कौन सी महत्वपूर्ण इमारत किसने बनाई और मध्यकालीन इतिहास के निर्माण के स्रोत। इस दौरान जितने भी महत्वपूर्ण यात्री हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं उनके बारे में आपको बखूबी जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अल-बरूनी से स्टार्ट करिए। अल-बरूनी, फिरदौसी जिसने शाहनामा जैसी पुस्तकें लिख दी, तो महमूद गजनवी के समय के जितने भी लेखक हैं, मेरा कभी कोई लेक्चर अगर आप देखेंगे तो करीब 1 दर्जन साहित्यकार उसके दरबार में थे, सबके बारे में हमने बता रखा है। आपको सिर्फ एक लाइन में उनके नाम, फर्रुखी है तो उसने क्या लिखा, वो किस क्षेत्र का मास्टर है। अगर अल-बरूनी है तो किस क्षेत्र का मास्टर, यहां तक पूछता है कि इसको दर्शन आता था कि नहीं आता था। तो आपने अल-बरूनी की किताब का नाम रट लिया किताबुल हिंद, लेकिन यूपी वाला थोड़ा बदमाशी करता है। अल-बरूनी से संबंधित क्या सत्य नहीं है। उसकी पुस्तक का नाम किताबुल हिंद था। वो अरबी और फारसी का ज्ञाता था, वो संस्कृत और दर्शन शास्त्र विषय का ज्ञाता था, उसे भारतीय संस्कृति में रुचि थी। 4 ऑप्शन थे, नीचे पूछे इनमें से कौन सा एक असत्य है। उसे भारतीय संस्कृति में रुचि नहीं थी, लेकिन भारतीय संस्कृति के बारे में एज इट इज जानकारी देने वाला वो एक बेहतर इतिहासकार है। तो इस तरह के सवाल है, ये सब चीज 5 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं। शर्त यह है कि पहले कभी आपने उसी दृष्टिकोण से इस विषय को पढ़ा हो। अगर आपने एनसीईआरटी या कोई एबीसी कोचिंग के नोट्स या गाइड्स को पढ़ लिया और आपको लगता है आपने तो इतिहास पढ़ लिया, तो फिर पीसीएस के एग्जाम में आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, स्पेशली यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में, क्योंकि यूपी और आईएएस के एग्जामिनेशन का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है अदर स्टेट से। तो दिल्ली सल्तनत में सिर्फ 3 चीजें, और अब आएगा क्वेश्चन, चेक करिएगा, इससे बाहर हो तो बताइएगा। आप लोग ज्यादातर राजा महाराजा उनकी गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं। प्रशासन में क्या आ जाएगा?
बलबन की रक्त लौह की नीति भी आ जाएगी, मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी की नीतियां भी आ जाएंगी। तो प्रशासन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीज, शासन प्रशासन, उस पर आपकी निगाह होनी चाहिए। राजनीतिक घटनाओं से कम सवाल पूछता है, ध्यान रखिएगा। सांस्कृतिक विषय पर सवाल पूछता है, संस्कृति में सिर्फ प्रशासन और स्थापत्य दो पर ध्यान रखना है। और तीसरा है भाषा और साहित्य पे, विशेषकर फारसी भाषा के विभिन्न साहित्यों को। अगर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता आया और उसकी पुस्तक का नाम रेहला है, तो उसके आसपास की चीज तैयार करनी होगी, वहां पे आपसे सवाल पूछता है। फिरोज शाह तुगलक के समय में अगर बर्नी ने किताबें लिखी, तो बर्नी की सभी किताबों का नाम आपको पता होना चाहिए। अगर आप अमीर खुसरो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ किताबों का नाम मत पढ़िए। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, ये तक आपसे यूपी में पूछा गया, क्योंकि यूपी में जन्म हुआ, यूपी में उसका जन्म हुआ, अमीर खुसरो नाम के महान साहित्यकार का, जो महान साहित्यकार के साथ साथ संगीतकार भी है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान भी आपसे पूछता है। अमीर खुसरो किस राजा के दरबार, क्योंकि एक दो ने 9 छोटे बड़े राजाओं के राज दरबार में वो रहा है। बलबन के पुत्र के दरबार में वो पहली बार बैठता है, उसके दरबार के दरबारी के रूप में, और धीरे धीरे वो तुगलक वंश तक जाएगा। इस बीच में 9 छोटे बड़े राजाओं के दरबार में वो रहता है। ये भी सवाल पूछा गया कि निम्न में से किस राजा के दरबार में नहीं था। तो सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, बलबन से लेकर बाकी तक, क्योंकि बलबन का बेटा तो राजा था नहीं, लेकिन बलबन से लेकर और गियासुद्दीन तुगलक तक आपको अमीर खुसरो की एक निरंतरता देखने को मिलती है। उसके हिसाब से आपसे सवाल पूछा, प्लस उसने करीब 8-9 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। हर पुस्तक का नाम, पुस्तक के विषय भी आपसे पूछता है, ध्यान से पढ़िएगा। इतना ही नहीं, अमीर खुसरो ने संगीत पर भी हाथ आजमाया। कौन कौन से राग का उसने निर्माण किया है, कौन कौन की संगीत की विधा पर उसने हाथ आजमाया है, कव्वाली उसी की देन है, ख्याल गायकी। तो ये सब चीजें जब आप पढ़ेंगे, तो वहां से चीजें आपके लिए निकल कर आएंगी, और वो सब चीजें आपसे सवाल पूछता है। अब पढ़ते रहिए राजनीतिक इतिहास, कमीशन नहीं पूछता। ये कब आपको कमांड आएगा, जब आप ट्रेंड को पढ़ना सीखेंगे। हाउ टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वहां मैंने ऑलरेडी इसे डील किया है कि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, आप पिछले 10-15 साल का ट्रेंड तो देखो कि कमीशन फोकस कहां करता है। दिल्ली सल्तनत के बाद आपको मुगल पढ़ना है। मुगल में कुछ शासकों को भी ध्यान से पढ़ना, यहां से सवाल आपके लिए बनते हैं। इन शासकों में 2 शासक सबसे महत्वपूर्ण है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल शासकीय नीति को लेकर पूछा जाता है। एक है अकबर और दूसरा है औरंगजेब। शासक और राजनीतिक गतिविधियों के लिए 2 राजा सबसे महत्वपूर्ण। पूछने को बाबर से कुछ पूछ ले तो आश्चर्य मत करिएगा, लेकिन अकबर और औरंगजेब की शासकीय प्रशासकीय नीतियां विशेष रूप से आपको ध्यान देनी, व्यक्तिगत राजा के रूप। अब ध्यान से सुनते बताते चल रहे हैं। फिर आप मुगलों के भी भाषा और साहित्य, अगर आईने अकबरी लिखी गई तो अबुल फजल ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, ये भी आपसे पूछ लेता है। बाबरनामा लिखी गई तो बाबर ने किस भाषा में लिखी, ये भी आपसे पूछा है, तुर्की भाषा में। और तुर्की भाषा में उस पुस्तक को क्या कहते हैं, तो तुजू के बाबरी। और वही फारसी भाषा में लिखी गई तो बाबरनामा। और बाबरनामा किसने लिखा, तो अब्दुल रहीम खान खाना और पायंद खान ने। यहां तक पूछ लिया कि इसका इंग्लिश में अनुवाद किसने किया। तो ये सब ध्यान रखना है कि आपको इस काल के भाषा और साहित्य पर भी सवाल पूछता है। मुगल काल में जितने भी विदेशी यात्री आए हैं, सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। टेवर्नियर तक आपसे पूछा गया है, टेवर्नियर पूछा गया, मनुची आपसे पूछा गया, यहां तक कि कैप्टन टॉमस रो आए, वो भी आपसे पूछा गया, हॉकिन आपसे पूछा गया। तो आपसे हर विषय पर, तो भाषा और साहित्य के साथ साथ विदेशी यात्री पर ध्यान देंगे। इसके शासन एवं प्रशासन पर ध्यान देंगे। इसकी चित्रकला से सवाल पूछेगा और इसकी स्थापत्य कला से। जब स्थापत्य कला और चित्रकला पढ़ें तो ध्यान रखिएगा, चित्रकला में अकबर और जहांगीर पर ध्यान देंगे। स्थापत्य कला पढ़ते समय आपको शाहजहां और अकबर पर ध्यान देने की आवश्यकता हो। प्रशासकीय नीतियों में मूल रूप से अकबर और औरंगजेब की नीतियों पर ध्यान देना हो। इतनी चीजें अगर आपने ध्यान से पढ़ ली तो मेजर हिस्सा आपके कमांड एंड कंट्रोल में, मिडाइवल हिस्ट्री में आ जाएगा। 2 छोटे लेकिन महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, उसमें से एक है सूफीज्म एंड भक्ति आंदोलन। सभी प्रमुख सूफी सिलसिले, उसके अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक, भारतीय संस्थापक
और भारत में कुछ प्रमुख सूफी संतों के नाम, उनके कार्य। जैसे अगर चिश्तिया सिलसिला तो उसके अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक, भारतीय संस्थापक, और भारतीय संस्थापक अगर आपने याद कर लिया कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ध्यान रखें कि वहाँ पर निजामुद्दीन औलिया भी उतने ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं, बाबा फरीद भी उतने ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। शेख हुसैन गेशु दराज का भी नाम आपको याद होना चाहिए, उनके काम याद होने चाहिए। हालांकि हर सिलसिले में सूफी संत याद नहीं रखने, बाकी सिलसिलों में सिर्फ सूफी सिलसिले, अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक, राष्ट्रीय संस्थापक, लेकिन चिश्तिया सिलसिले के करीब आधा दर्जन चिरागे दहलवी तक जैसे के नाम आपसे पूछे गए। ये ट्रेंड आपको देखना पड़ेगा। सूफीज्म पढ़ने के लिए मुश्किल से आधा घंटा अगर आप दे दें तो लास्ट मोमेंट पे 1 या 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। सूफी दर्शन की 2 चीजें, एकेश्वरवाद सूफीज्म में क्या कहलाता है और किसने उसकी स्थापना की। ठीक, वहदत उल वजूद और वहदत उल शुहूद, शेख इब्नुल अरबी और शेख करीम जिल्ली, बस ये 4 ही नाम तो याद रखने। वहदत उल वजूद, इब्न उल अरबी एकेश्वरवाद है, वहदत उल शुहूद शेख करीम जिल्ली का द्वैतवादी सिद्धांत है। तो हिंदू दर्शन के एकेश्वरवाद और द्वैतवादी सिद्धांत को सूफीज्म में क्या कहा गया, उसके प्रणेता कौन है, 4 ही नाम तो याद रखने। आप जरा घुमा कर नजर देखिएगा, यहां पे सवाल बन जाता है। बाकी सूफी सिलसिले उनकी गतिविधियां पढ़ लीजिए। ये सब पढ़ने में अगर नोट्स पहले से रेडी हैं या किताबों में आपने मार्क कर रखा है तो घड़ी देख लीजिएगा, आधा घंटे से ज्यादा आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसमें सब आपका तैयार, अभी 15 दिन है, इनफ टाइम। एवरेज अगर आप 10 घंटे रिवाइज करने बैठते हैं तो आपके पास कितने घंटे हो जाएंगे, 150 घंटे। और 150 घंटे रिवीजन के लिए काफी होते हैं। इन 150 घंटों पर डे 10 घंटे, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 घंटे, और 5 दिन और ऐड कर दें तो 150 घंटे। 50 घंटे सीसेट को दे दिए, 100 घंटे अपने लिए रख लीजिए। और अगर कमजोर महसूस कर रहे हैं तो लास्ट डे को छोड़ करके बाकी 14 दिन 12 से 14 घंटे पढ़िए। करना क्या है, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन ही तो करना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए रिवीजन करते चलिए। आधुनिक भारत की बात कर लेते हैं। आधुनिक भारत में सबसे ज्यादा सवाल जहां से वो पूछता है, हर छोटी बड़ी घटना याद करने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ही। हमें 55 से 60% 2 ही 4 क्वेश्चन तो बढ़ाने के लिए कोशिश करना है। तो सबसे पहला, संविधान के विकास को जरूर पढ़िए यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। संविधान का विकास 1773 टू 1935 के सारे एक्ट और उसके प्रोविजंस यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इनका आपको ध्यान देने की जरूरत है। जितने भी गवर्नर जनरल हैं, वाइसरॉय हैं, इन सब के बारे में एक सरसरी निगाह से आप जरूर पढ़ें। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधार, प्रेस और पत्रकारिता के सुधारों को अवश्य पढ़ें। यूपी में खासकर किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। इतना सब पढ़ने के बाद जिन 2 सब्जेक्ट पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है, उसमें से एक विषय हो जाएगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। मैं YouTube पर आपके एग्जाम के पहले इन सब पर लेक्चर ला रहा हूं, इन सब पर, नॉट ओनली इन सब पर, मैं इन सब पर आपके लिए ला रहा हूं। मेडाविल हिस्ट्री में हम पेंटिंग पर भी ला रहे हैं, आर्किटेक्चर पर भी आपके लिए क्लास ला रहे हैं, भाषा साहित्य पर भी आपके लिए क्लास ला रहे हैं। जितनी चीजें मैंने इंपॉर्टेंट लिखी, अगले 15 दिन का हमारा शेड्यूल आप चेक करोगे तो ये सारी चीजें, मैं चूंकि हिस्ट्री केवल अभी आपके बीच में ला रहा हूं, तो हिस्ट्री खाली हमारा सीरीज आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत बड़ी बात नहीं कहता, आपको 5 नए सवाल, 2 नहीं, एटलीस्ट 5 नए सवाल, कितना भी आपने पढ़ा होगा, 5 नए सवाल आपको बढ़ाने की क्षमता अगले 10 से 12 हमारे लेक्चर में है, जो आप जाने अनजाने मिस कर गए। और वो YouTube का हमारा सेशन चेक कर लीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन से वो जानकारी आप तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी। अब इतनी जानकारी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के साथ साथ आपको राष्ट्रीय आंदोलन पर ध्यान देना है। राष्ट्रीय आंदोलन में भी किस पर ज्यादा ध्यान देना है? प्रथम चरणीय आंदोलन को भूल जाइए, द्वितीय और तृतीय चरण से सवाल आपके लिए। इसमें भी सेकेंड फेज
और सेकंड फेज से ज्यादा थर्ड फेज। थर्ड फेज में भी गांधीवादी आंदोलन जहां शुरू होता है, गांधी जी के बैकग्राउंड से लेकर के और 1947 तक मैंने पूरा सेशन आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर ही दिया है और अभी भी वो क्लासेस चल रही हैं। आप वहां से मेरे नेशनल मूवमेंट, पूरा का पूरा नेशनल मूवमेंट मैंने ऑलरेडी करीब 5 से 7 लेक्चर में आपके लिए प्लान किया है। यूपी के पहले पूरा नेशनल मूवमेंट मेरे क्लास में आपको मिल जाएगा। आज भी मैंने सेशन दिया है, तो आपके सामने ये सेशन लगातार चल रहे हैं। ठीक, और आगे बात करते हैं। ये हो गया हिस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो हमने आपके बीच में लाने की कोशिश कर दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट मोमेंट पे हमने हिस्ट्री तो पढ़ ली। हिस्ट्री के बाद क्या होगा? हिस्ट्री के बाद है ज्योग्राफी। अब आपको सब्जेक्ट को यहां से मैं सेलेक्ट करना सिखा रहा हूं। 8 के 8 सब्जेक्ट पर कमांड करने की गलती कदापि ना करें। ठीक, आपको क्या करना है? टोटल यहां पर 8 सब्जेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 में से 4 को मेजर सब्जेक्ट बनाइए। अगर सौभाग्य से इसमें से कोई आपका ऑप्शनल का सब्जेक्ट है तो एक उसे जरूर चुन लीजिए, और बाकी के 3 में 2 तो कंपलसरी हैं। ये दोनों आपको पढ़ना ही है, पसंद हो ना पसंद हो। तो मान लीजिए किसी बच्चे का हिस्ट्री ऑप्शनल है तो मैंने अभी हिस्ट्री बताया, वो हिस्ट्री करने के अलावा करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल पे हमारे सेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां पे आप उसे पढ़ लेने की कोशिश करें। लगातार करंट अफेयर्स पे भी सेशन हमारी टीम आपको दे रही है और यूपी स्पेशल पर भी हमारी टीम आपको सेशन दे रही है। आप उस पर फोकस करके चीजों को पढ़ लें। अब जहां से बड़ी आसानी से आपको क्वेश्चन फंस सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, देखिए 2 ये हो गए और 1 ऊपर हो गया। अभी मैं ज्योग्राफी हटा दे रहा हूं, 3 हो गया। 1 कोई इसमें से पसंदीदा सब्जेक्ट चुन लीजिए। 4 को मेजर बनाइए। मेजर का मतलब ज्यादा मेहनत करनी है इसमें। बाकी 4 पसंद नहीं था, तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, तो उसको सपोर्टिव सिस्टम लेकर के चलिए। ठीक, तो आपको 4 मेजर रखना है और 4 माइनर सब्जेक्ट रखने हैं। सिंगल टिक कर दिया, डबल टिक। अब आपको डिसाइड करना है इसमें से ये तो डबल टिक है, ये डबल टिक है। अब हिस्ट्री हो सकता है आपको पसंदीदा ना हो, जो आपका पसंदीदा विषय हो, कोई 2 सब्जेक्ट यहां से आप पसंद कर लीजिए। तो 6 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट पसंद कर लीजिए। 2 ये कंपलसरी आपको पसंद, सबसे ज्यादा सवाल यहां से मिलने वाले हैं, उन्हें आपको पढ़ लेना है। अब चलिए इनमें से पसंदीदा पे ही फोकस करते हैं। यूपी स्पेशल में आपको क्या पढ़ना चाहिए? यूपी सरकार की इस साल की सारी योजनाएं रट्टा मार लीजिए, यहां से सवाल फिक्स है, आता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम और पॉलिसी मतलब नीतियां। तो कार्यक्रम एवं नीतियां, उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यक्रम एवं नीतियां, जितने भी प्रोजेक्ट्स एंड प्लान उसने बनाए हैं, चाहे वो हाईवे के लिए हो, रोजगार के लिए हो, कोविड के लिए हो, विदेशी निवेश के लिए हो, नए रोजगार सृजन के, जितनी भी नई योजनाएं आई हैं, जितनी भी नई नीतियां आई हैं, वो सब जबान पर होनी चाहिए। नाम, कब शुरू हुई, क्या टारगेट है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अगर कोई रिपोर्ट आ चुकी है असेसमेंट रिपोर्ट तो अब तक क्या डेवलपमेंट हुआ है, इत्यादि। ये सब पढ़ने के लिए कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर दिमाग में होने चाहिए। आप बड़ी आसानी से 5 क्वेश्चन यहां से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 150 क्वेश्चन में लगभग कभी कभी वो 10+ क्वेश्चन केवल यूपी स्पेशल से पूछ दे रहा है, 10+ क्वेश्चन। उसमें एक हिस्सा होता है प्रोग्राम एंड पॉलिसीज का, दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम व कानून जो बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जैसे लव जिहाद पे भी कानून बना दिया गया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ विशिष्ट कानून बनाए हैं प्रांतीय विषयों को लेकर के, वो सब आपके दिमाग में स्पष्ट होने चाहिए, क्या क्या उसने किया, क्या क्या नहीं किया। ठीक, तो एक चीज प्रोग्राम एंड पॉलिसी हर हाल में क्लियर होना चाहिए, दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशन हर हाल में क्लियर होना चाहिए, तीसरी खास चीज जहां से सवाल वो पूछता है, अगर उत्तर प्रदेश में किसी विशेष सांस्कृतिक मेले का आयोजन, किसी विशेष प्रकार की गतिविधियां जो चर्चा में रही हों, अब गतिविधियां क्या है, कृषि आंदोलन में 4 लोगों की अगर मौत हो जाती है तो बहुत चर्चा में है,
तो ध्यान रखना चर्चा में आने वाले सवाल का मतलब क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश की योजनाओं को देखते हुए विश्वव्यापी कुछ संस्थाएं बड़ी तीव्र गति से यूपी में निवेश करना चाह रही हैं। उसके लेकर सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट के आधार पर जो रिपोर्ट सामने है उसको समझना होगा। तो इस दौरान उत्तर प्रदेश में अगर कोई कमेटी बनी है, तो अगर कोई अभियान चलाया गया है, तो अगर कोई ऑपरेशन चलाया गया है, तो आपकी निगाह उस पर होनी चाहिए। तो प्रोग्राम एंड पॉलिसीज पढ़ ली, रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लिया, कमेटी, कन्वेंशन, रिपोर्ट, कमेटी, कन्वेंशन, रिपोर्ट, यानी कोई समिति बनी हो, कोई सम्मेलन हुआ हो, किसी तरह की कोई रिपोर्ट आई हो, तो उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट, यूपी का कोई मॉन्यूमेंट यानी स्मारक अगर वर्ल्ड हेरिटेज में आइडेंटिफाई हुआ हो, या एनवायरमेंट इकोलॉजी में अगर यूपी का कोई उद्यान वेटलैंड के रूप में घोषित हो गया हो या हॉट स्पॉट के रूप में घोषित हो गया हो, और हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात, हुआ हो, तो वो यूपी स्पेशल पढ़ लिया है। एनवायरमेंट इकोलॉजी का टॉपिक, लेकिन वो यूपी स्पेशल में आपको उसे ध्यान से पढ़ लेना है। अगर आप इतना भी ठीक से पढ़ लें तो 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए आराम से और बिना मेहनत के। और ये सिर्फ एक दिन की मेहनत में हो सकता है। अभी से अगर हम 9 तारीख की बात से लेकर चलें, जिस दिन हमारा ये सेशन है, तो आज से लेकर के अगले 15 दिन में एक दिन आप डेडिकेट कर दीजिए अगर अपने यूपी स्पेशल को, तो 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गया। इसलिए एक दिन पूरा दिन यूपी पढ़ने के बजाय 15 दिन में प्रतिदिन आप सिर्फ 1 घंटा यूपी स्पेशल पढ़ लिया करिए। एक दिन पढ़िए प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, जितनी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज है पढ़ डालिए। एक दिन में नहीं होता, 2 दिन में पढ़िए। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लीजिए। कोई कमेटी, कोई कन्वेंशन, कोई रिपोर्ट है, कोई प्रपोजल है, कोई दस्तावेज है, इस तरह की चीज़ों को, कोई चीज़ ऐसी है जो खास तरीके की चर्चा में रही हो किसी आइडेंटिफिकेशन की वजह से, उन्हीं को पढ़िए। आप क्या करने लगते हैं, यूपी स्पेशल की किताब उठाई, यूपी का क्षेत्रफल कितना है, यूपी की जनसंख्या कितनी है, अधिक सघनता वाला जिला, कम सघनता वाला जिला, अधिक लिटरेसी वाला जिला, कम लिटरेसी वाला जिला, इनसे सवाल आते हैं बट रेयर। अब ये आउट ऑफ ट्रेंड है। तो लास्ट 2 ईयर्स के क्वेश्चंस देखिए, जो भी टॉपिक आपको रिवाइज करना हो आप देखिए कि किस सेगमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है लगातार 2-3 साल से, उसी पर आपको फोकस करने की जरूरत है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स और यूपी में क्या डिफरेंस है। यहां पर केवल यूपी के करंट पर आपको चीजें पढ़नी थी, और यहां करंट अफेयर्स नेशनल सब्जेक्ट की हम लोग बात करेंगे। अब नेशनल सब्जेक्ट में भी राष्ट्रीय स्तर की प्रोग्राम एंड पॉलिसीज जो सारे देश को प्रभावित कर रही है, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर के हो, किसी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को लेकर के हो, आरबीआई की कोई पॉलिसी को लेकर के हो, किसी भी तरह की कोई ऐसी प्रोग्राम एंड पॉलिसी, तो राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम एंड पॉलिसीज पर आपकी निगाह होनी चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं उस पर आपकी निगाह होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा किसी भी सरकारी संस्था के द्वारा यदि कोई रिपोर्ट या कोई प्रपोजल या कोई विशेष प्रकार का काम किया गया हो तो उस पर आपकी निगाह होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई रिपोर्ट हो, कोई कन्वेंशन हो, कोई कमेटी हो, उस पर आपकी निगाह होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर आर्ट एंड कल्चर में अगर कोई चीज बर्निंग टॉपिक के रूप में रहा हो तो उस पर आपकी निगाह होनी चाहिए। तो आर्ट एंड कल्चर पर अगर कोई चीज बर्निंग टॉपिक के रूप में, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर चित्रकला के लिए सरकार ने कोई डाक टिकट जारी कर दिया हो, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के कोई परियोजना शुरू कर दी हो, कोई पुरस्कार शुरू कर दिया हो, तो वहां से सवाल आपके लिए इंतजार करता है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत हो। अब जो मैंने बाकी सब्जेक्ट अलग रखा है, तो मैंने जनरल करंट अफेयर्स पे यहाँ फोकस किया। हर सब्जेक्ट का अपना एक करंट अफेयर्स है, उसकी अलग चर्चा करेंगे। यहाँ मैंने जनरल करंट अफेयर्स की बात की। तो प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई कन्वेंशन हो, कोई कमेटी हो, कोई रिपोर्ट हो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो, या ऑपरेशन अभियान हो। और यूपी के लिए ध्यान रखिएगा, हर अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऑपरेशन अभियान आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
यूपी का अपना एक चरित्र है, उस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत फोकस्ड कोई घटना हुई हो तभी आपसे वो सवाल पूछ लेता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। सबसे आसान और सबसे आसानी से यहां से कुछ चीजें पढ़ करके हम अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। जैसे वर्ल्ड वाइड कोई भी रिपोर्ट आई हो, वर्ल्ड वाइड कोई भी रिपोर्ट आई हो, वो रिपोर्ट किस पर आ सकती है? वो रिपोर्ट आ सकती है ग्लोबल वार्मिंग पर, वो रिपोर्ट आ सकती है बायोडायवर्सिटी पर, वो रिपोर्ट आ सकती है किसी भी प्रकार के हैजार्डस पॉल्यूशन के इफेक्ट पर। ऐसी वर्ल्ड वाइड सारी रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारी रिपोर्ट ग्लोबल वार्मिंग पे हो, बायोडायवर्सिटी पे हो। बायोडायवर्सिटी में भी हो सकता है कि वाटर डायवर्सिटी को लेकर, वाटर बायोडायवर्सिटी को लेकर कोई नया होप स्पॉट आ गया हो, या कोई लैंड बायोडायवर्सिटी को लेकर हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया हो। और चूंकि भारत में हॉट स्पॉट भी आइडेंटिफाइड हुए हैं, होप स्पॉट भी आइडेंटिफाइड हुए हैं, तो जरूर से तैयार रखें। ठीक, नया वेटलैंड हमारे देश में घोषित हुआ। इस साल कौन कौन से वेटलैंड हमारे देश में घोषित हो गए? एक रिपोर्ट हर साल आती है रेड डेटा बुक की, उसमें कौन कौन सी प्रजातियां एंडेंजर्ड स्पीसीज हमारे देश में घोषित हो गई, वो पढ़ लीजिए। खाली उनके नाम ही तो आपको पढ़ने हैं, और ये सब करंट अफेयर्स के सेशन से आपको पढ़ना है। ये 15 दिन आप कभी भी विषय की गहराई में नहीं जाएंगे कि आप पॉल्यूशन की परिभाषा पढ़ रहे हैं। ब्लू सिंड्रोम क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, वो सिंड्रोम क्या होता है, मिनामाटा डिजीज क्या होता है, अब आप पढ़ने लगे तो इसका मतलब है कि आप इस साल के एग्जाम की तैयारी के लायक थे ही नहीं। आप अपने को फाइट से बाहर रखिए और अगले साल की तैयारी करिए। अगर सब बेसिक यानी कन्वेंशनल पार्ट पढ़ रखा है तो आप एनवायरमेंट इकोलॉजी में सबसे पहले वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट पर फोकस करें। वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट एक चीज। दूसरा, इंडियन कंटेक्स्ट में आई, कोई सम्मेलन हुआ हो, ठीक, कोई समिति बनी हो, कोई रिपोर्ट आई हो, गवर्नमेंट ने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो एनवायरमेंट इकोलॉजी को लेकर के, पॉल्यूशन को लेकर, एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के। रिपोर्ट में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आती है एनवायरमेंट इकोलॉजी में, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट को लेकर के सवाल पूछा गया हो, आप इसके लिए खुद को तैयार रखिए। इसी तरह से वर्ल्ड वाइड अगर कोई कन्वेंशन हुआ हो, वर्ल्ड वाइड कोई कन्वेंशन हुआ हो, वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट तो आपने पढ़ ली, लेकिन वर्ल्ड वाइड कोई कन्वेंशन हुआ, सम्मेलन, जहां पे कोई नया प्रोग्राम प्लान किया गया हो एनवायरमेंट की सेफ्टी को लेकर के, बायोडायवर्सिटी की सेफ्टी को लेकर, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई नॉर्म्स बनाए गए हों, इन सब विषयों पर आपकी निगाह होनी चाहिए। भारत में आपदा को लेकर के कोई भी नई आपदा आपके देश में आई हो, चाहे वो चक्रवात के रूप में हो, बादल के फटने के रूप में हो, या बाढ़ के रूप में हो, और सरकार ने उसको लेकर कोई नई प्रोग्राम एंड पॉलिसी स्टार्ट की हो, कोई नया रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार्ट किया हो, किसी ने प्रोजेक्ट पर उसने काम किया हो, तो आपका ध्यान उस पर होना चाहिए। यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स बन जाते हैं। खाली इतनी चीजें भी अगर आपने पढ़ ली ना, खाली इतनी चीजें भी पढ़ ली, तो आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेक्शन हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 हम लोगों ने ये और ये 4 सेगमेंट बड़ी आसानी से हमने मेजर आपको तैयार करने के तरीकों के रूप में बता दिया। क्योंकि समय हमें धीरे धीरे घटता हुआ दिख रहा है, तो ये सब चीजें और डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो अनअकैडमी की टीम आपके लिए ये चीजें कैसे ला रही है उसे भी ध्यान से देखते चलते हैं। 2 मिनट का और समय दे दीजिए। अनअकैडमी आपके लिए क्या कर रहा है कि ऐसे यूपी पीएससी या पीसीएस के एग्जामिनेशंस के मेन से रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी वो चला रहा है, उसके शेड्यूल्स भी है, लेकिन वो फ्री वाले बैच के लिए नहीं है, ये प्लस बच्चों के लिए। एक साथ आप एक तरफ मेंस की तैयारी और हर सैटरडे आप आरओ एआरओ जैसा भी एग्जाम अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम बूस्टर के रूप में आपको हम लोग टेस्ट कराते हैं। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह की परीक्षा की तैयारी एक साथ आप कर सकते हैं। आपने प्लान किया 2021 तैयार हो जाइए, 2022 तैयार हो जाइए, 2023-24 वो सारे प्रोजेक्ट्स हमारे साथ में चल रहे हैं। आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आपके लिए भी कोर्स है, बस जरूरत है आपको सही कोर्स चुनने की।
अब डुअल एजुकेटर सीरीज में सीसेट को लेकर बच्चा बहुत घबराता है, खासकर हिंदी मीडियम का। तो सीसेट को लेकर के दो धुरंधर एजुकेटर हमारे आपके बीच में हैं, मिस्टर दीपेंद्र सिंह जी और विपुल त्रिपाठी जी। बहुत फ्रेंडली, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर, आप इनका लाभ लीजिए। अब जैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन फ्री मिनी कोर्स, विगत वर्षों में पूछे गए विषयों के आधार पर हम 3 टीचरों ने मिलकर, हम का मतलब मैं भी इसमें शामिल हूं, लाइक दिस। आर्ट एंड कल्चर प्री के लिए और मेंस के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। कौन सी किताब से पढ़ें, क्या छोड़ दें, बड़ा सरदर्द है। इसकी एक पूरी सीरीज हम लोग क्लास में ला रहे हैं। शाम को 7:30 to 8:30 के बीच में आप हमारा एक क्लास अटेंड करते हैं, जिसमें हम आर्ट एंड कल्चर लेकर आते हैं डेली। इसमें मिस्टर मुकेश जी इकोनॉमी लेकर आते हैं, अनअकैडमी के सबसे पॉपुलर टीचरों में से एक, क्योंकि स्टूडेंट के दिल में उतर जाते हैं। शर्त यह है कि आप सीरियस स्टूडेंट होने चाहिए। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तब इनकी क्लास अच्छी लगेगी, अगर आप सीरियस स्टूडेंट तब मेरी क्लास आपको अच्छी लगेगी। मिस्टर ओपी चौधरी, एक खासियत, सीरियस हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, इनकी क्लास आपको अच्छी लगेगी ही लगेगी, क्योंकि इनके टीचिंग का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है। इनका कहना, भाई देखिए कॉलेज में बच्चा इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में नहीं जानता, तो मुझे तो बहुत रुचिकर बना के देना पड़ता है। अब हम रुचिकर भी बनाते हैं, लेकिन हम हमेशा नॉर्म्स को मेंटेन रखते हैं। आपको अगर आईएएस और पीसीएस बनना है तो आपको सीरियस होना ही होगा। इस तरह की भी सीरीज हमारे पास है। बैचेस और कोर्सेज में ढेर सारे एजुकेटर्स की एक टीम है, आप उस क्लास को अटेंड करते हैं। अब जैसे ऑप्शनल है, मैं हिस्ट्री में अवेलेबल हूं, तो हिस्ट्री में तारिक खान साहब भी अवेलेबल हैं। यानी एक ही विषय में कई सारे विकल्प आपके सामने हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, हर इंपॉर्टेंट ऑप्शनल की सीरीज भी आपके लिए अनअकैडमी ने अवेलेबल करा रखी है। हम अभ्यास के नाम से एक सीरीज आपको चला रहे हैं। 30 सितंबर से ये सीरीज स्टार्ट हो गया। ये प्रैक्टिस कोर्स है जो यूपी पीएससी 2021 के लिए शुरू किया गया है, क्योंकि 20 दिन के अंदर हम आपको यूपी पीएससी में मास्टर बना देंगे। सीसेट में ये 5 लोगों की टीम आपको मदद कराएगी इस बार का प्री पास करने में। 12 महीने में लक्ष्य यूपी पीएससी के नाम से कोर्स, इसमें 1 दर्जन टीम के सदस्य, मैं भी इसमें आपका सहयोगी सदस्य हूं। हर सब्जेक्ट टीचर को उसके टास्क दिए गए हैं, अपनी पसंद से आप देखें और उसे पढ़ने की कोशिश करें। 1 साल तक कॉन्टिन्यूअस अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पीसीएस का टारगेट आपके नजरों के सामने होगा। इंग्लिश मीडियम भी हमारे पास अवेलेबल है, अगर आप करते हैं ठीक, नहीं तो आपके यार दोस्त कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के रूप में चीजें आपके पास है। कैसा भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो आप, यूपीएसआई जैसा सिंपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या बीओ जैसा स्पेसिफिक एग्जाम, या लेखपाल जैसे न्यूनतम स्तर की परीक्षा। न्यूनतम स्तर का हमारा सेंस है सबसे आसान, कोई चीज न्यूनतम नहीं होती। लेखपाल भी एक गवर्नमेंट जॉब है। लेखपाल जिसे कहीं कहीं पटवारी भी कहा जाता है अन्य प्रदेशों में, तो लेखपाल हो या पटवारी हो, इस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या सबसे कठिन एग्जाम में से एक एग्जाम आप यूपी पीएससी अपर सबऑर्डिनेट, जिसको आप पीसीएस का एग्जाम कहते हैं, या आप लोअर, इसके थ्रू आप एसडीएम बनते हैं, आप लोअर पीसीएस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शनल जैसा सारा ही कोर्स एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाता है। तो आप अनअकैडमी से एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे तरह का कोर्स कर सकते हैं। अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। फीस भी बहुत आसान किस्तों में 24 महीने की किस्त लगा ले, मात्र 567 रुपए हर महीने आपको पे करना है। घर के किसी कोने में बैठकर जहां नेट आता हो, साल भर पढ़ाई करें बिना किसी डिस्टर्बेंस के। और इसमें भी आप अगर चाहते हैं कि ये और भी कम हो जाए और 10% आपकी फीस माफ हो जाए, तो किसी से जुगाड़ लगाने और सोच लगाने की जरूरत नहीं। पूरी फीस का 10% कम करने के लिए आपको केवल मेरे एक नाम का यूज करना है, RKSS लाइव। आप ये कोड इस्तेमाल करें, 10% किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं तो ये 10% का वेब ऑफ आपको मिल जाता है। और ध्यान से सुनिए, अब सुपर कॉम्बो ऑफर जो है, सुपर कॉम्बो का सब्सक्रिप्शन ऑफर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी करने का माने तो अलग से फीस देने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास अलग अलग कॉम्बो ऑफर्स भी हमारे लिए हैं। अलग अलग किस एग्जाम की तैयारी करना है, बस थोड़े से पैसे के साथ ऐड करके आप दोनों ही चीजों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूट्यूब ज्वाइन करना है और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है, और चीजें आपके बीच में आती चली जाएंगी।
अच्छा लगता है अनअकैडमी का प्रयास तो इसे लाइक भी करो, शेयर करो दोस्तों के बीच में और सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो अब इन विषयों की सूचना के साथ जल्दी से हम लोग अपने मूल प्रिपरेशन में वापस चलते हैं जहां पर हम लोग बात कर रहे थे। ठीक, हमने आप सब लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी और बताया कि कैसे कैसे चीजों को पढ़ना है। अब बाकी के 4 सब्जेक्ट पर हम लोग जल्दी से फोकस कर लेते हैं। इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे हम लोग साइंस कहते हैं और अक्सर ह्यूमैनिटीज का बच्चा साइंस को लेकर बहुत डरता है। साइंस के सिर्फ आसान सवालों को इन 15 दिनों में पढ़ना है। साइंस का करंट अफेयर्स, साइंस के करंट अफेयर्स में इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र में काम हुआ है तो वो बायोटेक्नोलॉजी और वैक्सीनेशन के क्षेत्र में हुआ है। जो भी अपडेट्स अवेलेबल हों उनको आप पढ़ने की कोशिश करें। कोविड वायरस का नाम, वायरस की फैमिली, वायरस के इन्फेक्शन को क्या कहा गया, कब शुरू हुआ, किस तरीके की घटना हुई, भारत में बनी हुई वैक्सीन के नाम, कोवैक्सीन क्या है, कोविशील्ड क्या है, किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है, इत्यादि इत्यादि। दुनिया की वैक्सीन के नाम याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर स्पुतनिक नाम की रशियन वैक्सीन भारत में आई है तो वो जरूर आप उसे पढ़ लीजिएगा। क्या यूपी के किसी जिले में उसका प्रोडक्शन यूनिट लॉन्च किया गया तो जरूर पढ़ लीजिएगा। हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी सेकेंड वेव में पूरे भारत ने झेली तो भारत सरकार ने ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक ऑपरेशन, एक अभियान चलाया। उस ऑपरेशन का क्या नाम है? एग्जाम में आपसे जरूर पूछेगा क्योंकि यूपी का नेचर है, विभिन्न प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम के सिलसिले को वो फोकस करता है और उसे आपको ध्यान में रखने की जरूरत होगी ही होगी। ठीक ना? सो आपको बायोटेक्नोलॉजी के एक सेक्शन में कोविड और वैक्सीनेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान, WHO के प्लान, बस इसी पर आपको निगाह रखनी। यहां से ज्यादा 5 से 10 बिंदु निकलते हैं और उन्हीं में से किसी एक पर सवाल वो पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं बनाए। या तो एक सवाल वैक्सीन पे दे देगा और एक सवाल ऑक्सीजन की आपूर्ति वाले ऑपरेशन पे दे देगा, तो 2 सवाल यहां से बन सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इसी फील्ड में पूरी दुनिया में काम हुआ पिछले 1.5 से 2 साल में। इसके अलावा भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी के अन्य हिस्सों पर भी काम किया, खासकर डिफेंस के मामले में बहुत सारी नई योजनाएं और परियोजनाएं हमारे देश में चली। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में हुए डेवलपमेंट पर आपकी निगाह होनी चाहिए। कंप्यूटर और आईटी टेक्नोलॉजी आए दिन नए रिसर्चेस कर रही है। इस दौरान दुनिया में कौन सा नया सुपर कंप्यूटर बनकर आ गया, उसकी स्पीड क्या है और भारत के हाईएस्ट सुपर कंप्यूटर से उसकी तुलना को दिमाग में जरूर रखिएगा। क्रिप्टो करेंसी और कंप्यूटर वायरस के हमले दुनिया में आए दिन होते रहते हैं, उस पर आपकी निगाह होनी चाहिए। साइबर क्राइम को लेकर भारत सरकार ने कोई नया नियम और कानून अगर बनाया है तो उस पर आपकी निगाह होनी चाहिए। सारी टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा जहां से सवाल आपको पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा, उसमें से एक होगा स्पेस टेक्नोलॉजी, दूसरा होगा डिफेंस टेक्नोलॉजी और तीसरा होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन 3 टेक्नोलॉजीज पर विशेष निगाह, और एक मैंने बायोटेक्नोलॉजी आपको बता दी। इधर बेसिक साइंस पढ़ने की गलती मत करिएगा। इन टेक्नोलॉजीज को पढ़ने के साथ साथ भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभाग के द्वारा यदि कोई प्रोग्राम, यदि कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है तो उन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। इससे ज्यादा विज्ञान में मत पढ़िए। ये पढ़ने के लिए फिजिक्स बैकग्राउंड होना, केमिस्ट्री बैकग्राउंड होना, बॉटनी जूलॉजी बैकग्राउंड होना नहीं जरूरी है। ये कोई भी आम आदमी पढ़ सकता है। कोई सैटेलाइट लॉन्च हुआ तो किस तिथि को लॉन्च हुआ, उस लॉन्च करने वाले सैटेलाइट के पीछे का उद्देश्य क्या है, अगर वो संचार से संबंधित है तो उसमें कोई ट्रांसपॉन्डर होगा, उस ट्रांसपॉन्डर का नाम क्या है, सी बैंड है, KU बैंड है, एक्सटेंडेड सी बैंड है या कुछ और फैसिलिटीज में डाली गई, क्या वो हमारे नेविगेशन के लिए काम आने वाला है, क्या हमारे डिफेंस के लिए, इन्फिल्ट्रेशन के लिए काम आने वाला है, R&D के लिए काम आने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग पे रिसर्च के लिए भेजा गया है। तो रिसर्च है तो वो IRS टाइप का सैटेलाइट होगा, कम्युनिकेशन है तो इनसेट टाइप का सैटेलाइट होगा, और उस तरह के सैटेलाइट पर आपकी निगाह होनी चाहिए। तो इससे ज्यादा पढ़ा, इसके लिए किसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती, केवल फैक्ट्स पढ़ने हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी अगर बेस तैयार नहीं है तो इकोनॉमी समझ में नहीं आती। इसलिए मेरी सलाह है कि अगले 15 दिन में इकोनॉमी को समझने की भी गलती नहीं करनी। जिनकी समझ है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिनकी समझ नहीं है
और जो डरते हैं साइंस से, इकोनॉमी से, फिर भी पास होना चाहते हैं पीसीएस का एग्जाम, तो उन्हें कुछ करना नहीं है। इस बार के भारत सरकार के बजटीय प्रावधान क्या है उसे ध्यान में रख लीजिए। आरबीआई की पॉलिसीज में आए हुए चेंजेस को ध्यान में रख लीजिए। भारत सरकार की सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो उन्होंने लागू किए, जो प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट लागू किए, उस पर आपकी निगाह होनी चाहिए। बेरोजगारी को लेकर के, भारत में होने वाले आर्थिक पतन को लेकर के, विकास दर को लेकर के जितनी भी लेटेस्ट रिपोर्ट है उन्हें आप पढ़ लीजिए। वर्ल्ड वाइड हैप्पी इंडेक्स में भारत का स्तर क्या है, वर्ल्ड वाइड भ्रष्टाचार में भारत का रेट क्या है, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिकल ग्रोथ को लेकर के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के भारत का स्तर क्या है, ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट नॉर्म्स हैं, मानक हैं, उनकी रिपोर्ट्स आती रहती है। वो सब रिपोर्ट्स आपके टेबल पर होनी चाहिए। पढ़ने के लिए इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट की समझ नहीं होनी चाहिए। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पिछले साल इस रैंक में थे, इस साल हम इस रैंक पर पहुंच गए। सबसे टॉप रैंकर के 3 टॉप रैंकर के नाम, भारत की स्थिति के नाम, और पिछले वर्ष से भारत बढ़ा मतलब ऊंचाई पे गया या नीचे गया, बस यही 5 बिंदु तो पढ़ने हैं आपको। चाहे वो हैप्पी इंडेक्स में हो, करप्शन का इंडेक्स हो, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स हो, या कोई और इंडेक्स हो, इकोनॉमिकल इंडेक्स जितने भी होते हैं। पूरे वर्ल्ड में जितने भी इकोनॉमिकल मीटिंग्स होती हैं, कन्वेंशन, सम्मेलन होते हैं, प्रधानमंत्री जी गए हों या हमारी अर्थ मंत्री, फिनांस मिनिस्टर गई हों, अब तो जाने का कोई मतलब नहीं, सब ऑनलाइन होती है। तो ऐसे सम्मेलन के नाम, सम्मेलन का एजेंडा और भारत का पक्ष, इन चीज़ों की निगाह यदि आपकी है तो इकोनॉमी की समझ ना होते हुए इकोनॉमी के ज़्यादातर क्वेश्चन हम कर लेंगे। और मैंने तो ज़्यादा रिक्वेस्ट भी नहीं किया, सिर्फ 2-2 क्वेश्चन तो बढ़ाने। इतनी चीज़ें भी अगर आप कर लो, मेरा ये रिकॉर्ड हो जाएगा। जब आपका प्री का एग्जाम हो जाए तो एक बार फिर से वीडियो देखना और देखना कि क्या वाकई ये सब चीज़ें पूछी गई, और अगर हाँ और तैयार नहीं हो पाए थे तो तुरंत खुद को तैयार करने के लिए 24 अक्टूबर के बाद आप अनअकैडमी का एक रेगुलर प्लस कोर्स ज्वाइन करके और 0 लेवल से अप टू द मार्क लेवल तक की पढ़ाई को जरूर स्टार्ट करें। वो आपके लिए विशेष रूप से कामयाब करेगा। पॉलिटी, मान लीजिए आपको भारतीय संविधान, उसकी संगठनात्मक स्थिति, आर्टिकल्स या जो अनुसूचियां उसकी जानकारी नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। साल भर में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई खास डिसीजन दिया है, संसद में कोई नया कानून बना है, किसी राजनीतिक संस्था ने, चुनाव आयोग हो सकता है, कोई नए तरह की रिपोर्ट जारी की है, ऐसे सभी विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो सारे प्रोग्राम एंड पॉलिसी जो मैंने यहाँ करंट अफेयर्स में कहा ना, वो सब पॉलिटी का ही अंग है। ये जो मैंने प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज आपको बताई थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए थे, ये पॉलिटी का ही तो करंट अफेयर्स का हिस्सा है। आप यहां पढ़ लो चाहे वहां पढ़ लो, ठीक। कोई भी सरकारी रिपोर्ट आई हो, अब वो सरकारी रिपोर्ट अच्छे रूप में हो, बुरे रूप में हो, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज आई हो, रूल्स एंड रेगुलेशन बना हो, सरकार ने कोई कानून बदल दिया हो, सरकार ने कोई नया कानून बना दिया हो, पुराना कानून रद्द कर दिया हो, किसी संगठन या संस्था के रिपोर्ट से सरकार की परिस्थिति एडवर्स हो गई हो, इन सब चीजों पर आपसे सवाल वो पूछ रहा है और आपकी निगाह इन्हीं विषयों पर होनी चाहिए लास्ट 15 डेज। अब पॉलिटी पढ़ने का वक्त नहीं, क्योंकि हिस्ट्री मैंने सारे चैप्टर्स क्यों बताए, क्योंकि हिस्ट्री में कोई करंट अफेयर्स नहीं होता, इसलिए हिस्ट्री में सवाल भी सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, खासकर यूपी में। तो अगर आप गौर करेंगे तो लगभग 25 से 35 सवाल के बीच में यूपी का ट्रेंड है हिस्ट्री का। आजकल 25 के आसपास सवाल पूछे जा रहे हैं, +2 प्लस -2। तो 25 सवाल अगर 150 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो लगभग 1/6 हिस्ट्री से है, बढ़ करके 35 तक जा रहा है। तो अगर 35 तक हिस्ट्री पूछ लिया तो वो सारे जो सेगमेंट बताए गए वहां से सवाल आपको मिल जाते हैं। अब पॉलिटी में अगर इन चीजों को ध्यान दे दिया तो बची ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, यूपी में इंडियन ज्योग्राफी पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इंडियन ज्योग्राफी पर ज्यादा सवाल, यूपीएससी में वर्ल्ड ज्योग्राफी पर टेढ़े मेढ़े सवाल, यूपी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल है लेकिन कम है। इंडियन ज्योग्राफी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कोई उत्पादकता, खनिज उत्पादकता हमारी बढ़ गई हो, विद्युत उत्पादकता हमारी बढ़ गई हो, कुछ लोग इकोनॉमी में पढ़ते पढ़ाते हैं और कुछ लोग यहाँ पढ़ते पढ़ाते हैं।
तो इन चीज़ों पर आपको, जैसे मैंने इकोनॉमी में आपको करंट अफेयर्स में सारी चीज़ बताई ना कि बजटीय प्रावधान, उसमें एक इकोनॉमिक सर्वे वाला हिस्सा भी जरूर देखिएगा। इकोनॉमी में इकोनॉमिक सर्वे वाला हिस्सा जरूर देखिएगा। तो वो वहां पर ये विकास की बातें चाहे ज्योग्राफिकल है वो भी वहां पर आपको क्लब हो जाती है। तो ज्योग्राफी के हिस्से में खासकर भारतीय भूगोल से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजें विशेष रूप से ध्यान देना है। अब भूगोल है तो भूगोल में घटनाओं को एक तरफ रख दें, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं भूगोल के पार्ट में आ जाएंगी, और आपदा प्रबंधन है वो एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले पार्ट में आ जाएगा। तो ज्योग्राफी में आपदा पढ़ लीजिए, यहाँ आपदा प्रबंधन पढ़ लीजिए, सरकार के प्रोग्राम एंड पॉलिसीज यहाँ पढ़ लीजिए, आपदा की भौगोलिक दशाओं पर सवाल यहाँ से पढ़ लीजिए कि किस तरह से बादल फटता है तो सवाल आ जाएगा, साइक्लोन से सवाल आपके बीच में पूछा जा सकता है, सूखे पर सवाल पूछा जा सकता है, और सूखा पूछेगा तो भारत सरकार की सूखा के प्रति नीति पर सवाल पूछ सकता है, भूमि और उत्पादकता पूछेगा तो सरकार के द्वारा शुरू की गई नीतियों पर आ सकता है, कृषि को लेकर के पिछले कोविड के दौरान भारत सरकार ने किसानों की मदद के लिए धन राशि दी है, किस योजना के तहत दी है। तो अगर कृषि पूछा तो कृषि के आसपास सब कुछ पूछेगा, कृषि कानून भी आपसे पूछेगा, सब्सिडी का इशू भी आपसे पूछेगा, तीनों कृषि कानून के नाम आपसे पूछ लेगा। कृषि में अभी सुधार नहीं हो पा रहा है, सरकार का लक्ष्य था 2022 तक किसानों की आय को दुगना कर देना, क्या उसके लिए उन्होंने मंडी खत्म करने की बात सोची है या इसको प्राइवेट सेक्टर में ले जाने की बात सोची, उन सबके ऑप्शंस आपके सामने होंगे। तो जैसे ही हमने ज्योग्राफी का एक सेगमेंट पकड़ा कृषि, तो कृषि इकोनॉमी से भी जुड़ जाएगी, ज्योग्राफी से भी जुड़ जाएगी। जब तक भूमि उत्पादकता, फसल विविधता ज्योग्राफी, जैसे ही फसल कट गई बिकने के लिए गई इकोनॉमी में चली जाएगी। अब ये जो दोनों विषय का क्लब है, कभी आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं कभी ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, दोनों को क्लब करके कमीशन पूछ लेता है आपसे सवाल। तो अगर कृषि है तो, अगर उत्पादकता में है तो मिनरल्स की उत्पादकता में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्टिविटी में, इन सब चीजों पर आपकी निगाह होनी चाहिए। स्पेशली यूपीपीसीएस में इंडियन ज्योग्राफी के इन सारे रिपोर्ट्स एंड डेवलपमेंट के स्टेटस को आपको समझना होगा। बाकी कुछ ट्रेडिशनल सवाल हैं, जैसे कौन से मिनरल किस तरह के ओर्स से निकलते हैं, कौन से मिनरल का कंडेंसेशन भारत में कहाँ कहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है, एग्रीकल्चरल ट्रेंड किस किस चीज का कहाँ पर है, सोशल ज्योग्राफी में कौन कौन सी जनजातियां कहाँ पर निवास करती हैं, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी को लेकर किसी तरह के भू आकृति को लेकर के आपसे सवाल पूछा जा सकता है, यूपी में भौगोलिक दशाओं को लेकर होने वाले परिवर्तन, सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ज्योग्राफी में भी जो करंट या जो अप्लाइड ज्योग्राफी जिसे हम लोग कहते हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे तो आपके इस हिस्से पर आपकी पकड़ बेहतर तरीके से होती चली जाएगी और उसे आप और बेहतर तरीके से निखार सकते हैं। अगर केवल इन विषयों पर ध्यान दे दिया जाए जितना 1 घंटे से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ज्यादा नहीं, हर टॉपिक से सिर्फ 2 सवाल आपके बढ़ जाएंगे। और अगर 8 सेगमेंट है मैंने यहां बताया, तो 8 × 2 = 16 क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे और 16 क्वेश्चन आपके पास होने की संभावनाएं बढ़ा देते हैं, 100% बढ़ा देते हैं। अगर आपने लास्ट मोमेंट तक भी नई चीजें पढ़ना बंद नहीं किया और इस तरह से आपने फोकस करके सब्जेक्ट को पढ़ाई नहीं की, तो आपके साथ प्रॉब्लम होने वाली है, इसका आपको ध्यान रखना हो। अगले सेशन में हम आपके बीच में आएंगे तो हम सी सेट पर फोकस करेंगे कि सी सेट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वहां का नंबर नहीं बढ़ता, लेकिन वो भी क्वालिफाइंग है, कंपल्सरी क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। अगर कंपल्सरी क्वालिफाई नहीं करते हो तो प्रॉब्लम आपके सर पर आ जाएगी, इसलिए उसका आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। कैसे होगी, हम अगले सेशन में आपके बीच में सी सेट विषय की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे। आपका सेशन आपको कैसा लगा, क्या आपके लिए उपयोगी है या कुछ और इसमें ऐड किया जाए, आप अपनी कुछ स्पेशल डिमांड रखना चाहते हैं तो वो जरूर रखें। क्योंकि ये सेशन हम 1 वे अभी लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि हम अपनी बात आप तक पहुंचा दें। अगर हम आपके क्वेश्चन आंसर्स में उलझ गए तो 1 घंटे के इस टाइम पीरियड में हम जो इंपॉर्टेंट चीज आपके बीच लाना चाह रहे हैं, कुछ चीजें छूट जाएंगी। लेकिन आपके चैट क्लास के बाद हम स्टडी करते हैं और अगले सेशन में उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम आपके लिए यूजफुल हो सके। ये जो अनअकैडमी है ना, ये अनअकैडमी का रोल ही R&D पर आधारित है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आधारित है। अनअकैडमी ये चाहती है
कि बच्चे की सफलता को अधिकतम सरलतम रूप तक पहुंचा दिया जाए। जो बच्चा डरता है कि शायद मैं पीसीएस नहीं बन पाऊंगा, इसलिए लाओ पटवारी का एग्जाम देके नौकरी सरकारी ले लेता हूं, वो पीसीएस का एग्जाम और आईएएस का एग्जाम भी बड़ी सहजता से पास कर सके, इसके लिए हम जैसे अनुभवी लोग अनअकैडमी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के विंग फाउंडर मेंबर्स सब मिल करके रात दिन एक करते हैं, तब जाकर आपके बीच में ऐसे स्पेशल सेशंस हम लेकर आते हैं। ये सेशंस कई बच्चों की जरूरत होती है, कई की जरूरत नहीं हो सकता, आपकी जरूरत ना हो, आप मत देखिए, लेकिन ऐसे सेशन को हतोत्साहित मत करिए। ये दूसरे बच्चों की जरूरतें हैं, हो सकता है आप इससे ऊपर उठ चुके हो, तो आपके इससे ऊपर वाले सेशंस भी हैं। मैंने कहा लाइव लर्नर सेशंस में आ जाए, वहां पर आप मूर्ति कला के बारे में क्लास दी गई, बौद्ध धर्म के बारे में क्लास दी गई। विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप उसमें ऐसी बहुत सी चीजें पढ़ने को मिलेंगी जो आपने अभी तक पढ़ी ही नहीं है, और वहां से प्रश्न आने की संभावना आपको दिखेगी। तो हर तरह के बैचेस हम लोग देते हैं। हो सकता है कोई बैच आपके लिए आपको उपयोगी न लगता हो, इतनी बड़ी जनसंख्या है पूरी दुनिया में, क्योंकि तो इंडिया से बाहर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए आपके लिए कोई चीज अनुपयुक्त होगी, दूसरे के लिए उपयुक्त होगी। इसी को तो हम डाइवर्सिटी कहते हैं, इसी को तो हम विविधता कहते हैं। तो विद्यार्थियों में भी विविधता है, उसके मानसिक स्तर में भी विविधता है। तो अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगे तो उसे हम सभी की गलती मानकर क्षमा कर दिया करें, और सर्च करें कि आपके लिए कौन कौन सी अच्छी चीज है, आप उसका लाभ उठाएं। जिनके लिए उपयोगी है वो जरूर हमें सूचित करें कि सर हमें क्लास बड़ा यूजफुल लगा, हमें अच्छा लगा, तो आगे भी हम ऐसे क्लासेस आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर आप कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं देते तो हम ऐसे सीरीज को बंद कर देंगे, बिकॉज ये आपके लिए स्टार्ट किया जाता है। आप स्टूडेंट को यूजफुल लगे तो जरूर इन्फॉर्म करें, वार्मली इन्फॉर्म करें, जैसे आगे भी ऐसी सीरीज नॉट ओनली यूपी पीसीएस, हर एग्जाम के पहले हम ऐसी सीरीज आपको देने की कोशिश कर सकें। ठीक है, सो अगले सेशन में सीसेट पर फोकस करेंगे, और अगर उसमें मौका मिल गया तो इन टॉपिक को, जो मैंने 8 टॉपिक बताए, इन 8 टॉपिक को अपनी तैयारी में समय के साथ कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। साहब 15 दिन बचा है, आप सर पर डे कितना कितना घंटे क्या क्या पढ़ना चाहिए, या हर सब्जेक्ट के लिए 1 दिन रख लेना चाहिए, 8 दिन 16 दिन है तो 8 दूना 16 कर देते हैं, 2-2 सब्जेक्ट 2-2 दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ें। ये स्ट्रेटजी गलत होती है। आपने 15 दिन पहले कोई सब्जेक्ट पढ़ा और अगले 14 दिन आपने उसे रिवाइज नहीं किया तो उसमें आधी चीजें आप मिस कर जाएंगे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का यूज हर आदमी को नहीं आता। 24 घंटे नेचर ने सबको दिए होते हैं। जो समय का उचित प्रबंधन कर लेता है वो इसका लाभ ले लेता है, और जो नहीं कर पाता योग्य होते हुए भी फेल हो जाता है। तो कोशिश करता हूं कि अगले सीसेट के सेशन में जीएस के इन सब्जेक्ट के हम चीजों को क्लब करते हुए आपके बीच में रखने की कोशिश करेंगे, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी यूज हो जाएगा यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए जीएस के साथ, और साथ साथ सीसेट की चीजों को भी रख देंगे। ठीक है, सो चलिए आज के लिए अनुमति लेते हैं, ज्यादा समय आपका हम इन्वेस्ट नहीं कराएंगे, इतना काफी था। अब अगले सेशन में सीसेट बेस पे बात करेंगे। 24 तारीख के पहले तक जितना भी हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई है, जैसे मॉडर्न इंडिया में सोशियो रिलीजियस इन रिफॉर्म, वो हम आपको क्लास देने जा रहे हैं। नेशनल मूवमेंट ऑलरेडी क्लास चल रहा है। एंशियंट हिस्ट्री के बहुत सारी चीजें, मेडाइवल हिस्ट्री की जितनी चीजें बताई लगभग वो सारी क्लास आने वाली हैं अगले 15 दिनों में, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर इस्तेमाल करिए। हिस्ट्री की तो पूरी सीरीज में अकेले ही लेकर के आ रहा हूँ सारी, तो आप यूट्यूब पर अपना बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। बहुत से जितने भी ऐसे यूट्यूब पे सेशन आएंगे सबके नोटिफिकेशन आएगा, जो आपके लिए जरूरी लगे उसे आप टाइम से ज्वाइन कर लीजिए। तो हिस्ट्री के लिए जितने टॉपिक्स मैंने बताए वो सारे के सारे टॉपिक लगभग मैंने शेड्यूल्स में डाल दिए। ठीक है, और ये सारी चीजें लगभग मैं जो देख रहा हूं इनमें से ज्यादातर चीजें मैं आपके क्लास में लेकर आ रहा हूं, तो चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। आपके लिए अनअकैडमी का ये प्रयास उचित रहे, सफल रहे, इसलिए आपके विचार हमें जरूर चाहिए, अच्छे हो तो भी और आलोचनात्मक हो तो भी। बस डिसेंट भाषा का इस्तेमाल करें। आपकी आलोचना का हमें इंतजार रहता है। अगर आप हमें हमारी कमी नहीं बताएंगे, और वो हमारी कमी नहीं है, दरअसल आपके अनुरूप हम हैं कि नहीं, ये सिर्फ हमें अगर आप बता दें कि सर अगर लेक्चर में कुछ ये भी जोड़ दिया जाए या कुछ इस तरह का लेक्चर भी हमें दिया जाए, तो इसे हम आलोचना भी मानते हैं और अपने लिए मार्गदर्शन भी मानते हैं। तो अनअकैडमी ये चाहता है कि आप विद्यार्थी
हमें अपने मैसेजेस जरूर भेजते रहें। अच्छे हों तो प्रशंसा में भेजिए। अगर आपको किसी चीज़ की कमी खल गई उसे भी मेंशन करिए, जिससे अगले लेक्चर में एटलीस्ट उन डिमांड्स को जो जेन्युइन हो उन्हें हम अपने लेक्चर में इनकॉर्पोरेट कर सकें और आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म का लाभ दिला सकें। ये कोशिश हम और अनअकैडमी की सारी टीम करना चाहती है। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए ये सेशन समाप्त करने की आपसे अनुमति लेते हैं। अगले सेशन में मिलते हैं। जैसा आपको प्रॉमिस किया, सीसेट और टाइम मैनेजमेंट के साथ चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके रखेंगे। और बाकी अभी से लेकर 24 तारीख के पहले तक हिस्ट्री की एक क्विक रिवीजन सीरीज आपके बीच में आ रही है, जिसमें लगातार आप उस सेशन को करें और अपने प्री के हिस्ट्री विषय को इम्प्रूव करने में हमारे साथ अपनी योग्यता को इनहांस करने का काम करें। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहना आवश्यक है। कोविड अभी गया नहीं है, इसलिए पूरी जिम्मेदारी और पूरी सावधानी से खुद को स्वस्थ रखने, समाज को स्वस्थ रखने में अपनी भागीदारी निभाएं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।